हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन एंड आपका स्वागत है आज की पार्ट 2 वाली वीडियो में, जो कि कंटिन्यू करने वाले हैं हम प्रोग्रामिंग विद सी के साथ। राइट, सो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा इस प्लेलिस्ट का, और आप पहली वीडियो देख लें, तब आपको इसको कंटिन्यू करेंगे तो और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने कवर किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई डू वी एक्चुअली रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, एंड हाउ डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज, हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी जनरेटेड, हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। साथ ही साथ हमने ये भी देखा व्हाट आर द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग SDLC भी कहते हैं। राइट, सो उसमें हम लोगों ने 6 to 7 फेजेस देखी थी, जिसमें से फर्स्ट फेज वाज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, द सेकंड वन वाज डिज़ाइन एनालिसिस, थर्ड वन वाज एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट, देन कम्स कोडिंग, आफ्टर दैट इसके बाद था टेस्टिंग, डीबगिंग, कंपाइलेशन, इसके बाद था इम्प्लीमेंटेशन, देन मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। So today's topic that we have to start is algorithm, right? So very simple, what is algorithm? Correct? What is algorithm? तो देखो, जैसे बोर्ड में लिखा है, बड़े ही आराम से समझना, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ में आएगा, बिल्कुल हलवा कंसेप्ट। देखो, what is an algorithm? So an algorithm is a finite step of solution फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कहने का मतलब जनरली क्या होता है, देखो मैं वही अपना पुराना एग्जाम्पल उठाता हूँ। अगर आपको चाय पीनी है, अगर आपको चाय पीनी है तो आप क्या करोगे? सिंपल सा स्टेप है, चाय बनाओगे, पी जाओगे। अब चाय बनाने के अपने के स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? चाय बनाने के लिए आप लोग क्या चाहिए? पहले एक कढ़ाई लोगे, कढ़ाई में क्या डालोगे? तेल डालोगे, फिर इसके बाद उसमें गरम मसाला डालोगे, प्याज डालोगे, टमाटर डालोगे, चीनी डालोगे, और अदरक धनिया वगैरह जो डालोगे, और इसके बाद लास्ट में दूध डाल दोगे। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बहुत हंसेंगे भी कि सर चाय का तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं सब्ज़ी ज़रूर बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बनाना चाहते थे चाय, लेकिन पता नहीं चाय के नाम पे क्या बन गया। ठीक है। तो जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए, अब पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको क्या लगता है जो मैंने स्टेप्स आपको बताए उससे चाय बनेगी? नहीं, उससे चाय बिल्कुल भी नहीं बनेगी। भले ही वो प्रोसीजर था, भले ही वो एक तरीका था, लेकिन उससे चाय कभी नहीं बनेगी। समझ रहे हो? और पीने वाला पता नहीं आपको कितनी गालियां देगा। समझ रहे हो बात को? पॉइंट ये है कि दुनिया में हर काम को करने के अपने तरीके हैं। ठीक है। तो जैसे चाय बनाने का अपना तरीका है, उसी तरीके से अगर जो मैंने तरीका बताया कि मैंने पहले कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला, सरसों वगैरह का रिफाइंड डाल दो, प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, गरम मसाला डाल दो, सब्जी मसाला डाल दो, वगैरह वगैरह, जितनी भी मैंने बातें बताई, आपको लगता है उससे चाय बनेगी? नो। इवन दो आप चाय के प्रोडक्ट भी डाल दो, तब भी चाय नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा आउटपुट क्या है? चाय बनाना। तो हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना, वो स्टेप्स ही हमारे गलत है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पाना है, अगर कोई हमारा आउटपुट है, अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है, तो उस अचीवमेंट के लिए, उस चीज का आउटपुट लेने के लिए हम क्या सही तरीके अपनाते हैं, वही एल्गोरिथम है। समझ रहे बात को? जैसे एग्जांपल के तौर में अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर आपसे पूछे भाई मैगी बनाना है 2 मिनट में, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या होगा? आप सबको पता है। एक क्या लोगे? एक पैन लोगे, उसमें पानी डालोगे, मैगी के सैशेस को निकालोगे, डाल दोगे, और जो भी रैपर्स से उनमें मसाला मिलता है डालोगे, और 2 मिनट रुकोगे, मैगी तैयार। तो ये प्रोसीजर था। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है किसी भी चीज का प्रोसीजर जो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट दे दे, वो एक एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है। अब एल्गोरिथम का प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है, मेरी बात समझो। एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग दोनों अपने कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं। मतलब प्रोग्रामिंग जब भी आप बोलोगे ना, तो प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है
कि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रोग्रामिंग के लिए फर्स्ट चीज आपके पास होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सेकंड थिंग इज आपके पास कोई ना कोई टारगेट मशीन होनी चाहिए, मशीन यानी लैपटॉप, फोन में भी आजकल लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब आपके पास कोई ना कोई मशीन होनी चाहिए। लेकिन जब आप बात एल्गोरिदम की करते हो तो एल्गोरिदम के लिए हमें किसी कहने का मतलब किसी मशीन की जरूरत नहीं है, हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप अपनी भाषा में, चाहे आपको हिंदी आती हो, चाहे आपको इंग्लिश आती हो, चाहे आपको तेलुगु आती हो, चाहे आपको भोजपुरी भी क्यों ना आती हो, ठीक है। तो अगर आप भोजपुरी में ही समझा दो कि चाय कैसे बनाते हैं, तेलुगु में ही समझा दो कि चाय कैसे बनाते हैं, तो सिंपल है, क्लियर है ना कि कैसे चाय बनेगी, राइट। सो एल्गोरिदम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज एंड इन एल्गोरिदम वी डोंट रिक्वायर एनी हार्डवेयर और एनी सॉफ्टवेयर, करेक्ट। तो अब इसको समझते हैं, देखो क्या बोला, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट स्टेप्स। फाइनाइट स्टेप्स, फाइनाइट का मतलब बहुत सारे स्टेप्स नहीं होंगे, मतलब आप काउंट कर सकते हो फिंगर्स पे, मतलब 10 स्टेप, 5 स्टेप, 20 स्टेप, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देते हो किसी भी प्रॉब्लम का, वो कहलाता है क्या, एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम को शॉर्ट में एल्गो भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक एल्गोरिदम को स्यूडो कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्यूडो कोड। बहुत से मतलब कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में ना स्यूडो कोड एक जनरल टर्म है। आपसे बोला जा सकता है कि भाई पर्टिकुलर प्रोग्राम का या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का या पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आप बना रहे हो उसका पहले स्यूडो कोड लिख के दिखाओ। तो स्यूडो कोड का मतलब कुछ और नहीं, जनरल एल्गोरिदम होता है, राइट। पॉइंट नंबर तीसरा देखते क्या बोलता है, एन एल्गोरिदम इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीजर और एनी प्रोग्राम। क्या बोला, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वन इज लॉजिकल और दूसरा होता है फिजिकल। फिजिकल बोले तो प्रैक्टिकल, समझ रहे हो बात को, प्रैक्टिकली। लॉजिकल को एक आप ये भी बोल सकते हो थियोरेटिकल, समझ रहे हो बात को। लॉजिकल को आप थियोरेटिकल भी बोल सकते हो और फिजिकल को आप प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो। तो देखो, कहने का मतलब अभी हम प्रोग्राम बनाने नहीं वाले हैं, प्रोग्राम हम बनाएंगे नहीं, लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही होंगी वो क्या होगा, वो लॉजिकल चीजें होंगी, वो थियोरेटिकल चीजें होंगी, ठीक है। इसीलिए बोला गया है एन एल्गोरिदम इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसीजर और एनी प्रोग्राम, करेक्ट। अच्छा, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट क्या है, 3 पॉइंट क्लियर है। पहला, एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम एल्गोरिदम कहते हैं। शर्त यह है कि वो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब मान लो आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर दिया, तो इसका मतलब ये कभी, मतलब आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप एक ऐसा सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। मतलब आप एक ऐसा सॉल्यूशन बता रहे हो जो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, आदमी करते करते मर जाएगा लेकिन उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं उसको मिलेगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब एल्गोरिदम में कभी भी रिपीटेटिव चीजें नहीं होती, याद रखना। क्या बात पता चली, फाइनाइट से एक चीज पता चल गई, इन एल्गो देयर इज नथिंग लाइक रेपिटेशन। मतलब रेपिटेशन जैसी कोई चीज नहीं होगी, एक बार जो हो गई वो हो गई, दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, पॉइंट दूसरा क्या है, एल्गोरिदम को हम स्यूडो कोड भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, किसी भी चीज को करने के कंप्यूटर साइंस में 2 तरीके होते हैं, लॉजिकल और थियोरेटिकल, और दूसरा होता है फिजिकल और प्रैक्टिकल। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो थियोरेटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल तब होगा जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, जब कोई प्रोग्राम बनाओगे, और जब आप कोई हार्डवेयर वगैरह यूज करोगे, कोई सिस्टम यूज करोगे या कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे, और जब आप उसको प्रोग्राम की मदद से इंप्लीमेंट करोगे तभी वो कहलाएगा क्या, प्रोग्राम, राइट। अच्छा, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल्गोरिदम। आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमको तो प्रोग्राम बनाना आता है, राइट। अगर मेरे से कोई बोल दे सर व्हाट इज द राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सर्कल्स, आप कहते हो सर मैं बना लेता हूं, दैट इज अनदर केस, ठीक है। जब छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं तो आप उसको एल्गोरिदम से नहीं लिखते, आप उसको प्रोग्राम से लिख देते हो। लेकिन बिलीव मी माई फ्रेंड्स, जब आप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, जब भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो, उस सॉफ्टवेयर में बनाने से पहले ना
चार लोग मीटिंग करते हैं, मैनेजर बैठता है, डेवलपर बैठता है, टेस्टर बैठता है, बॉस बैठता है, और सब लोग डिस्कस करते हैं यार इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए, ऐसे बनाया जाए, वैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए ताकि क्लाइंट को हम अच्छी तरीके से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। तो वो जो डिस्कशन होता है ना, उस वक्त चार लड़ाइयाँ होती हैं, चार बातें होती हैं, वो एक अप्रोच होती है किसका, एल्गोरिदम का। क्यों? क्योंकि वो जो बहस चल रही होगी ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये तो आप जानते हो कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को चार लोगों से डिस्कस करते हो तो क्या मिलता है, सोल्यूशन निकलता कि नहीं मिलता। उसी तरीके से उस समय आप प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकलता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते उसको। समझ रहे बात को, मतलब सिर्फ डिस्कशन से पॉइंट सॉल्व हो जाता है। तो वही बात ये है कि एल्गोरिदम भी थ्योरेटिकल चीजों पे डिपेंड होता है रेदर देन इंप्लीमेंटिंग दिस। ओके, तो सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। बिफोर अ प्रोग्राम इज इंप्लीमेंटेड, इससे पहले कि कोई प्रोग्राम बने, ओवर अ मशीन, किसी भी मशीन में इससे पहले कि प्रोग्राम बने, सम लॉजिक मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मेक द प्रोग्राम मोर सिंपलर। अगर आप कोई प्रोग्राम को बहुत सिंपल ढंग से बनाना चाहते हैं तो उसको पहले से क्या कर लो, उसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस कर लो, थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट लगा लो और आपका काम आसान हो जाएगा। आप भी ये बात समझते होगे कि अगर आप एग्जाम के पहले आप अचानक कोई चीज़ पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हो और अगर प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स हो तो बिल्कुल ऊपर से जाएगा। समझ रहे बात को। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को रिवाइज करते रहते तो बहुत आसानी हो जाती है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम बिल्ड करने से पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट जो भी आप लगाते हो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने से पहले, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम में फायदा क्या होता है, जो एक्चुअल में आप प्रोग्राम बनाने वाले होते हो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, एल्गोरिदम इज जस्ट लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन विच डिफाइंस हाउ टास्क विल बी डन रेदर देन मेकिंग इट। देखो, जब भी बात आप एल्गोरिदम की करते हो तो एल्गोरिदम इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को करोगे कैसे। ऐसा नहीं कि चालू हो जाए बनाने ना, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई चाय कैसे बनाओगे, तो आपको उसको बताना है चाय कैसे बनती है। ये नहीं करना है कि आपने सीधे सामान उठाया और जाके उसके लिए चाय बना के लिया किचन से, ऐसा नहीं करना है। तो एल्गोरिदम में क्या किया जाता है, चीजें कैसे करनी है ये ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि वो काम हो। समझ में आ गई बात। तो अप टू दिस सेशन इट इज वेरी क्लियर, राइट, what is algorithm and what is the significance of algorithm. Now इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से समझना। यहां पर देखो एक नोट लिखा हुआ है, क्या, ऑल प्रोसीजर कैन नॉट बी एल्गोरिथम। देखो मुझे को इसको मिटा देने दो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां लिखा होगा, इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, नोट ऑल प्रोसीजर्स कैन नॉट बी एल्गोरिदम। सारे के सारे प्रोसीजर्स एल्गोरिदम नहीं हो सकते। एंड प्रोसीजर इज सेट टू बी एल्गोरिदम इफ इट पोजेस फॉलोइंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे एग्जांपल की आपको याद होगा, अभी मैंने इससे पहले कि मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि चाय कैसे बनाते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप चाय बनाओगे तो सच बता रहा हूं वो चाय आप कभी पी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने सब्जी बना दी थी रेदर देन चाय। समझ पा रहे बात को। तो कहने का मतलब चाय बनाने के एक ही तरीका है, 50 तरीके नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब यह है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोसीजर एक एल्गोरिदम हो, लेकिन हर एल्गोरिदम एक प्रोसीजर जरूर होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट फीचर्स एन एल्गोरिदम पोजेस, क्या हर प्रोसीजर एल्गोरिदम होगा, तो जवाब है नहीं। लेकिन हर एल्गोरिदम प्रोसीजर जरूर हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि कब एक प्रोसीजर एल्गोरिदम बनता है। तो ऐसा है कि जैसे आपको पता होगा कि हम कैसे बोलते हैं कि भाई कोई बंदा सक्सेसफुल हो गया, जाहिर सी बात अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ठीक है, अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने लगे, समझ रहे हो बात को, सारे डिसीजंस खुद ले पाए, समझ रहे हो। तो अगर ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर पाता है, अच्छी अर्निंग हो जाए, तो हम कह देते हैं वो बंदा सक्सेसफुल हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी भी प्रोसीजर को ये डिफाइन करना चाहते हो कि ये प्रोसीजर एल्गोरिदम है, तो उसके कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए आप ये डिफाइन कर सकते हो कि एक एल्गोरिदम, एक प्रोसीजर एल्गोरिदम कब होता है, ठीक। तो मैं बताता हूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम।
फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गो। एक एल्गो के क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो एक बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको ऐसे याद रखो। आप मेरे साथ बोलो, उ आई ओ, उ आई ओ फाफा ई। क्या बोलना है? उ आई ओ फाफा ई, बस काम खत्म। देखो कैसे है, क्या बोले? उ आई ओ फा फा आई, खत्म। तो देखो मतलब क्या हुआ, यू का मतलब है अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस। आई का मतलब है इनपुट्स, ओ का मतलब है आउटपुट्स, एफ का मतलब है फिजिबिलिटी, और इस एफ का मतलब है, ऊपर नीचे कर सकते हो, मैटर नहीं करता है। इस एफ का मतलब है फाइनाइटनेस, और इस आई का मतलब है इंडिपेंडेंस। मतलब समझते हैं, देखो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। देखो अनएम्बिगुअस को तोड़ते हैं तो ये मतलब हुआ अनएम्बिगुअस। अब देखो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, देखो एम्बिगुअस का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या बोले? रिपीटिशन। तुमको याद होगा जब मैंने एल्गोरिदम की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि एल्गोरिदम में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से एल्गोरिदम का पहला फीचर कहता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या कहता है, क्या बोलता है कि कोई भी स्टेप एक बार आपने डिफाइन कर दिया, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, कहने का मतलब पहला क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को डिफाइन करूं, इस पॉइंट को, पहले पॉइंट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस, ईच स्टेप मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड। रिपीट नहीं होना चाहिए भैया, अगर रिपीट हो गया तो कहानी बिगड़ गई। समझ रहे बात को? ये हो गया अनएम्बिगुअस। नेक्स्ट इज इनपुट। अब एक बात बताओ, आपने एक प्रोग्राम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है जिसको मैं बोलता हूं श्री गणेश प्रोग्राम। और वो श्री गणेश प्रोग्राम क्या है? हेलो नमस्ते, है ना? वेब राइट अ प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में ऑफ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, नमस्ते बोल देते हैं, हेलो चाचा बोलते, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में बताओ मेरे को क्या होता होगा। इस प्रोग्राम में कोई भी इनपुट नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? कोई भी इनपुट नहीं दिया जाता, सिर्फ क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है ना? आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम आपने देखा होगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ टू नंबर्स, होता है। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स में क्या 4 नंबर नहीं हो सकते, 10 नंबर नहीं हो सकते, 50 नंबर नहीं हो सकते? अरे n नंबर दे दो भैया, किसने मना किया? n नंबर दे दो, किसने बोला है? किसने मना किया है? n नंबर नहीं, अरे 1000 2 लाख नंबर दे दो, कितने भी नंबर दे दो, कोई मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है, अब देखो पॉइंट समझो। अब देखो एक बात तो पक्की है कि यहां पर इनपुट नहीं भी होगा तब भी एक आउटपुट होगा। समझ रहे हो? यहां पर इनपुट कितने हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं या 0 से ज्यादा हो सकते हैं, 0 और n, 0 हो सकते हैं या n हो सकते हैं। समझ रहे हो? लेकिन आउटपुट क्या होगा? आउटपुट कभी 0 नहीं हो सकता। पॉइंट समझ रहे हो? आउटपुट मिनिमम 1 तो होगा, आउटपुट 1, मिनिमम 1 और मोर। समझ में आ गई बात? अब देखो जैसे यहां पर देखें तो यहां पर इनपुट कितने हो सकते हैं? यहां पर n इनपुट हो सकते हैं, कभी 2 नंबर का सम, कभी 3 नंबर का सम, और आउटपुट भी n हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो पॉइंट को? तो अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखो तो पॉइंट नंबर आई और ओ क्लियर, खत्म। कैसे? देखो दूसरा पॉइंट कहता है इनपुट का मतलब देयर कैन बी 0 और मोर इनपुट्स फॉर अ सिंगल प्रोग्राम,
फॉर अ सिंगल प्रोग्राम, किसी भी सिंगल प्रोग्राम के लिए या तो 0 इनपुट हो सकते हैं या तो n इनपुट्स हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आउटपुट, देयर मस्ट एग्जिस्ट मिनिमम 1 इनपुट, मिनिमम 1 इनपुट। कहने का मतलब क्या है भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर आप हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम बताते हो तो आप इनपुट नहीं लेते उसमें, लेकिन आउटपुट तो देते हो ना। तो कहने का मतलब किसी भी प्रोग्राम में मिनिमम 1 आउटपुट तो होगा, उससे ज्यादा होगा पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम एक आउटपुट होना ही चाहिए। इनपुट नहीं होगा, ये आउटपुट होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं फाइनाइटनेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में ही था ना। डेफिनेशन याद होगा क्या था, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। तो फाइनाइट स्टेप्स का मतलब ये क्या है, एवरी स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड टर्मिनेटेड। पॉइंट समझो, हर स्टेप को फाइनाइट होना चाहिए, साथ ही साथ टर्मिनेटेड होना चाहिए। आपको याद होगा जब सी का प्रोग्राम बनाते हो तो सेमीकोलन लगाया जाता है, याद है। तो सेमीकोलन मतलब यही बताता है कि जब भी आप इसका एल्गोरिदम बनाओगे तो हर लाइन, हर स्टेप टर्मिनेटेड होता है। इसका मतलब क्या होगा, आप कभी भी अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, इसका मतलब वो एल्गोरिदम है ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने एक व्हाइल लूप लिख दिया इधर पे, ऐसा समझ रहे हो बात को, और इसको लिख दिया ट्रू, ले ये ट्रू लिख दिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंटफ, और यहां लिख दिया हेलो। अब आप में से बहुत से ज्यादा लोग जो सी पढ़ रखे होंगे वो बता सकते हैं कि भैया ये इनफाइनाइट लूप होगा। तो कहने का मतलब ये प्रोग्राम तो है लेकिन ये एल्गोरिदम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो इट इज नॉट एन एल्गोरिदम। समझ में आ गई बात? ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, बहुत सारे सिंटेक्स आपको दे दिए जाएं और आपसे कह दिया जाए इनमें से कौन सा ऑप्शन एल्गोरिदम के डेफिनेशन को फॉलो करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। अच्छा, पॉइंट नंबर, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? फिजिबिलिटी का मतलब है बहुत आसान है। फिजिबिलिटी का मतलब यह है आप जो चाहते हो बनना चाहिए। मतलब यह है, ठीक है, द प्रोसेस मस्ट हैव अ आउटकम। अब कहने का मतलब यह है ना कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जब रात में सोते होगे, कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली तो आप सोचते हो अरे यार कल से मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, अभी एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग भी यही सोच रहे हो अरे कल से मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, और सुबह क्या होता है, सुबह जैसे ही उठे पबजी चालू। तो टारगेट बनाते हो और टारगेट अचीव नहीं करते हो, इसका मतलब आप में फिजिबिलिटी की कमी है। तो एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब जो भी आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कोई ना कोई आउटकम उसका होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, इंडिपेंडेंस मतलब आजादी। आजादी मतलब जो भी एल्गोरिदम आप चुनोगे वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। What is the meaning of independence? बहुत आसान, एल्गो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वाह, आपकी जो एल्गोरिदम है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एल्गोरिदम सी लैंग्वेज में बना दिया ना, आपको जो भाषा आती है अपनी मातृभाषा में, चाहे तेलुगु आती हो, चाहे हिंदी आती हो, चाहे भोजपुरी आती हो, शर्त यह है कि वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई तो फिर आपने प्रोग्राम बना दिया, एल्गोरिदम नहीं बनाई। तो शर्त क्या है, एल्गोरिदम में जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप स्टेप्स लिख रहे हो, उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स। और अगर किसी भी एल्गोरिदम में ये सारे फीचर्स होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो प्रोसीजर, वो स्टेप्स एक एल्गोरिदम कहलाता है, राइट, करेक्ट। ओके, तो इतना बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए
ओके, सो अब क्योंकि हम लोगों ने सारा जो भी एल्गोरिदम से रिलेटेड कंसेप्ट था उसको पढ़ लिया है, तो चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है क्या उस कंसेप्ट के बिहाफ पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि अभी हम लोगों ने कोड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, प्रोग्रामिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको जनरल सी आती तो उसके आधार पर हमको ये डिफाइन करना है कि इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर हैविंग अ ब्लॉक ऑफ कोड रिटन इन सी लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग एक ब्लॉक मतलब ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन ई तक बहुत सारे प्रोग्राम का ब्लॉक ऑफ कोड दिया गया है और उसको देखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक एल्गोरिदम को अच्छे से डिफाइन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग कह सकते हैं अरे सर इसमें तो हेडर फाइल्स नहीं है, इस पे हेडर फाइल्स नहीं है, इस पे हेडर फाइल्स नहीं है, तो इस हिसाब से तो सारे गलत हो गए ऑप्शंस। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट दे रखा है कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस में हेडर फाइल्स पहले से इंक्लूडेड है। अगर आप बोलते हो stdio.h वो भी इंक्लूडेड, अगर आप बोलते हो conio.h वो भी इंक्लूडेड, dos.h सब इंक्लूडेड है, तो हेडर फाइल से रिलेटेड कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। तो समझते हैं जरा पहले ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। अब वीडियो पॉज कर लो, सोच लो, समझ लो, गूगल कर लो, मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम चुराते नहीं कंसेप्ट्स, राइट। तो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड का सब्जेक्ट है, राइट, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? देखो, अगर आप बोलते हो, चलो मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। कहते हो सर बड़ा आसान बड़ा आसान जवाब है नन ऑफ द अबव। देखो, समझते हैं नन ऑफ द अबव क्यों, ठीक है, बाकी सारे क्यों नहीं। देखो, मेरे को एक बात बताओ, एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, करेक्ट, टर्मिनेटेड होना चाहिए, ठीक है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, और जो हम डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो मिलना चाहिए, ठीक है। जरा पहले प्रोग्राम को देखते हैं। देखो, पहले प्रोग्राम में एक फॉर लूप है जिसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया, बस 2 सेमीकोलन दिया गया। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा तो ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एल्गोरिथम कभी हो ही नहीं सकता, करेक्ट। बी को समझते हैं। बी में भी देखो क्या लिखा है, सीधे while इज इक्वल टू ट्रू। अगर while इज इक्वल टू ट्रू डाल दो और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो तो आप देखोगे क्योंकि while ट्रू है तो ये भी कभी रुकने वाला नहीं है, ये भी इनफाइनाइट इटरेशन जाएगा। और बोला जाता है कि एक एल्गोरिथम को फाइनाइट स्टेप्स का होना चाहिए, समझ रहे बात, राइट। तो ये दोनों तो नहीं है। अब आते हैं पॉइंट सी में। पॉइंट सी में क्या बोला गया है, void में int a इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, int b इज इक्वल टू 30 और प्रिंट कराया गया है %d वैल्यू ऑफ a। ओके, सो करेक्टली इफ यू ट्राई टू गेट द आउटपुट तो आपको आउटपुट मिल जाना चाहिए। बट अगर आप इस लाइन को देखें, इस वाली लाइन को, क्या यहाँ सेमीकोलन है? नहीं है, तो यहां पर सेमीकोलन इज नॉट देयर, करेक्ट। तो अगर सेमीकोलन नहीं है तो दिस प्रोग्राम इज नॉट टर्मिनेटेड, करेक्ट और नॉट? प्रोग्राम इज नॉट टर्मिनेटेड। तो अगर मैं कह दूं कि ये स्टेप है, मान लो मैं ये कह दूं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और ये स्टेप 5, अगर मैं इसको स्टेप्स दे दूं तो आप कह सकते हो कि स्टेप नंबर 3 इज नॉट टर्मिनेटेड। तो अगर ये टर्मिनेटेड नहीं है तो ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं पॉइंट डी पे। ऑप्शन डी पे क्या लिखा है, void में करली ओपन करली क्लोज और यहाँ लिखा है int a is equal to 10, int a is equal to 20, int a is equal to 30। अब एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है और दूसरा एक वेरिएबल है b। अब मेरे को एक बात बताओ, एक वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू तो स्टोर कर पाएगा, या तो ये स्टोर करेगा या तो ये, ठीक है। इसी तरीके से b भी दोनों वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये कोड लिखना है, यही कोड लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। मतलब इतनी बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं लग रहा है ये रिपीटेटिव हो रहा है?
ये जो डिक्लेरेशन है, इतना ब्लॉक, इतना ये जो कोड है, ये अननेसेसरी रिपीट किया गया है। क्या रिपीट किया गया है? अननेसेसरली रिपीट किया गया है। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो प्रोग्राम में कोई अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो अननेसेसरी रिपीटिशन है, इसका मतलब इधर भी अननेसेसरी रिपीटिशन है। तो क्योंकि इसमें भी अननेसेसरी रिपीटिशन है, दिस इज आल्सो डजंट मीट एन एल्गोरिथम। अब आपके हिसाब से प्रोग्राम हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था। अब प्रोग्राम में एग्जिस्ट एक प्रोग्राम प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रोग्राम एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो जब सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ई, यानी नन ऑफ द अबव। करेक्ट, राइट। तो दिस इज वेरी क्लियर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। हाउ टू राइट द एल्गोरिथम्स, करेक्ट, हाउ टू राइट द एल्गोरिथम्स। ओके, हाउ टू राइट एल्गोरिथम्स, हाउ टू राइट एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम कैसे लिखते? तो देखो, एल्गोरिथम लिखने का वैसे कोई जनरल तरीका नहीं है, देयर इज नो कन्वेंशन, ठीक है। जनरली देयर इज नो स्पेसिफिक कन्वेंशन, वैसे तो कोई स्पेसिफिक कन्वेंशन नहीं है, बट देयर आर few basic, okay, generally there is no specific convention, but there are few basic parameters which should be declared while representing a algorithm, कहने का मतलब यह है कि वैसे तो देखो, एल्गोरिथम लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज और स्पेसिफिक कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर आप एल्गोरिथम को लिखते हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज, ओके, जब भी कोई एल्गोरिथम आप लिखोगे तो उसमें एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और मान लेते हैं कि एक एल्गोरिथम के पास n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो nth स्टेप में प्रोग्राम को, या जो नंबर ऑफ स्टेप्स जो आप यूज कर रहे हो, उनको क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए, या एंड होना चाहिए, या टर्मिनेट होना चाहिए। करेक्ट। तो ये जो दो पॉइंट है ये कंपलसरी है। इसके बाद बीच के जो पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट समझना, बीच में कुछ स्टेप्स आते हैं, वो प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है? अगर आप कोई चीज असाइन करना चाहते हो, क्या बताएं? अगर आप किसी चीज को असाइन करना चाहते हो तो असाइन करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो c इज इक्वल टू a प्लस बी। मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो एल्गोरिथम अप्रोच में अगर आपने लिख दिया जैसे फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू a प्लस बी इन प्रोग्राम, कहां पे लिखा आपने? इन प्रोग्राम। तो अगर आप इसको प्रोग्राम में लिखते हो c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो आप यहां पे लिखोगे a प्लस बी असाइन c। इसको क्या पढ़ा जाएगा? असाइन a प्लस बी। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि भैया c इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा नहीं है। वैसे भी अगर आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे a प्लस बी समेशन असाइन टू c। ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है? अगर आप कुछ रिपीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? रिपीट, और रिपीट करने के बाद आप रिपीट करना चाहते हो, रिपीट के बाद ये लगाओगे। ठीक है। रिपीट के बाद कोलन और इक्वल टू लगाओगे, और रिपीट में कोलन और इक्वल टू लगाने के बाद रिपीट कौन सा करना है? स्टेप नंबर। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया होगा आपको। ठीक है। स्टेप n। देखो पॉइंट मैं फिर से समझाता हूं। देखो, किसी भी एल्गोरिथम को लिखने का वैसे कोई जनरल तरीका नहीं है, ठीक है,
लेकिन अगर कोई भी आप एल्गोरिदम लिखते हो, किसी भी प्रोग्राम की अगर आप एल्गोरिदम लिखते हो, तो उसको जनरल लिखने के कुछ कन्वेंशन है, कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स ये हैं कि कभी भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो वहां पे एक स्टार्टिंग होना चाहिए और एक एंडिंग होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग यहां पर एग्जिट भी लिख देते हैं तो मैटर नहीं करता, कुछ लोग पॉज भी लिख देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद बीच में कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं, तो जो भी प्रोसेसेस हो सकते हैं वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरे स्टेप में क्या है, अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो, कोई ऐसा काम करा रहे हो जिसमें आपको वैल्यू कोई स्टोर करानी है, क्या करानी है, वैल्यू कोई स्टोर करानी है, स्टोर करानी है, तो स्टोर कराने के लिए आप असाइन सिंबल का यूज करोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कोई स्टेप रिपीट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सेकंड नंबर का जो स्टेप है वो रिपीट करे, सेकंड नंबर का स्टेप रिपीट करे, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा रिपीट नाम का कीवर्ड, रिपीट कोलन इक्वल टू, और यहां पे स्टेप नंबर लिख दोगे कि भैया अगर हम चाहते हैं कि स्टेप नंबर 2 रिपीट हो तो स्टेप नंबर 2 रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रही हो बात? दैट इज वेरी क्लियर, ओके। कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है, एक 5th स्टेप भी आता है, कुछ जगह पे गो टू स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है। याद रहे ये गो टू सी वाला नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला सी नहीं है, गो टू एनी स्टेप नंबर। अगर आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक किसी स्टेप में जाना चाहते हो तो आप गो टू का भी यूज कर सकते हो। तो दीज आर द फ्यू टर्म्स, फ्यू पैरामीटर्स अंडर विच यू विल डिफाइन अ एल्गोरिदम, करेक्ट। तो मैं अब आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं, फिर मैं इसको आगे डिटेल में और थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, करेक्ट। चलो कंसिडर करते हैं कि मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट। आई वॉन्ट टू राइट अ एल्गोरिदम, राइट, आई वॉन्ट टू राइट अ एल्गोरिदम फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स, एल्गोरिदम फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का मुझे एल्गोरिदम लिखना है, सम का एल्गोरिदम। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा स्टार्ट, और दूसरा और लास्ट स्टेप क्या होगा, जो nth स्टेप होगा वो होगा एंड। एंड लिख दो या स्टॉप लिख दो या एग्जिट लिख दो, मैटर आप पे करता है आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक। स्टार्ट हो गया और एंड हो गया, स्टेप एंड हो गया, स्टॉप हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हो गया, करेक्ट, दिस इज स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2 इज हमको क्या करना है, 2 नंबरों का सम करना है। तो अगर 2 नंबरों का सम करना है तो हमको क्या करना होगा, 2 नंबर इनपुट लेने होंगे, राइट। आप इनपुट ले भी सकते हो, नहीं भी इनपुट ले सकते हो। तो क्या लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं गेट और टेक इनपुट 2 नंबर्स, और आप डिफाइन कर सकते हो लेट ए एंड बी। तो आप ऐसा डिफाइन भी कर सकते हो, गेट करो या इनपुट लो ए और बी, ठीक है। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, कैलकुलेट द सम एंड असाइन टू सी, assign to variable let us say c, करेक्ट। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंटेशन व्यू में लिखना चाहते हो ना, रिप्रेजेंटेशन व्यू में, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंटेशन व्यू में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, अगर मैं स्टेप 2 को रिप्रेजेंटेशन व्यू में लिखना चाहता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा इनपुट लूंगा किसमें, मैं लिख सकता हूं इसको यहां पे लिख सकता हूं इनपुट ए, ठीक है, और इसके बाद यहां लिख सकता हूं इनपुट लो किसमें, बी में, करेक्ट। फिर इसके बाद यहां पे क्या है, कैलकुलेट द सम एंड असाइन टू द वेरिएबल सी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सी पे असाइन कर दो क्या, सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए प्लस बी, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप 4 में आप लिख सकते हो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सी, और आप लिख सकते हो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर लिखना है
आउटपुट सी। अब आउटपुट सी कैसे निकला है, तो आउटपुट सी लिखने के लिए आपको ये सिंबल लगाना, आउटपुट सी, करेक्ट। सो दिस इज स्टेप 5। देखो मैं चाहता तो पहले, अगर मैंने जानबूझ के पहले कोई स्टेप नंबर 5 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं थे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो सकते थे, तो जैसे जैसे मेरे पास स्टेप्स आते गए वैसे वैसे मैं स्टेप्स बनाता गया, एंड दिस इज ऑल नथिंग बट सिंपल एल्गोरिदम, राइट। तो अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाकी स्टेटमेंट्स के फॉर्म में भी आप एल्गोरिदम को लिख सकते हो। इज इट वेरी क्लियर, राइट। नाउ हाउ टू एनालाइज द एल्गोरिदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू एनालाइज द एल्गोरिदम, राइट, करेक्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर हाउ टू एनालाइज द एल्गोरिदम। हाउ टू एनालाइज द एल्गोरिदम, एल्गो। एक एल्गोरिदम को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, तो देखो एल्गोरिदम को एनालाइज करने के दो तरीके हैं। पहला एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं प्री मेथड, और दूसरा तरीका होता है पोस्ट मेथड। कौन कौन सा तरीका, प्री मेथड, और दूसरा तरीका होता है पोस्ट मेथड। प्री मेथड में क्या किया जाता है, प्री मेथड में थियोरेटिकल एनालिसिस की जाती है। क्या की जाती है, थियोरेटिकल एनालिसिस किया जाता है, थियोरेटिकल एनालिसिस की जाती है। किसी भी एल्गोरिदम की थियोरेटिकल एनालिसिस की जाती है, और थियोरेटिकल एनालिसिस की जाती है बिफोर मेकिंग अ प्रोग्राम, बिफोर मेकिंग अ प्रोग्राम। इससे पहले कि एक प्रोग्राम बनाया जाए, उस एल्गोरिदम की जो थियोरेटिकल एनालिसिस होगी वो कहलाएगा प्री एनालिसिस। और एल्गोरिदम की पोस्ट एनालिसिस क्या होता है, प्रोग्राम एक बार इंप्लीमेंट हो गया, ओके, एनालिसिस of a program after program is built, program is built। तो आपसे किसी ने बोला कि सर प्री एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर्स चेक किए जाते हैं। जब आप प्री एनालिसिस करोगे, प्री एनालिसिस, तो प्री एनालिसिस में कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे हम लोग ये चेक करना होगा, जैसे हमारा काम होगा प्रोसेसर स्पीड, प्रोसेसर स्पीड, परफॉर्मेंस, पावर फैक्टर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी आप प्री एनालिसिस करते हो तो प्री एनालिसिस में यह चेक किया जाता है कि जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो स्पीड कितनी लगेगी, परफॉर्मेंस इशू तो नहीं आएगा, पावर फैक्टर्स ऐसा तो नहीं है ऐसा प्रोग्राम आप बना रहे हो जिससे ऐसा प्रोग्राम आपने बना दिया कि रैम उड़ जाए, धुआं निकलने लगे, तो मतलब ऐसे मतलब प्री एनालिसिस की जाएगी। पता चले आपने ऐसा एल्गोरिथम बना दिया कि विंडोज ही उड़ गई, समझ रहे बात को। तो वो सारी की सारी चीजें आती हैं किसमें, प्री एनालिसिस में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं पोस्ट एनालिसिस की। तो देखो पोस्ट एनालिसिस क्या होता है, देखो पोस्ट एनालिसिस इज वेरी सिंपल। एक बार प्रोग्राम बिल्ड हो गया तो ये बेसिकली पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है। कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है। अब जब भी आप बोलोगे पोस्ट एनालिसिस, तो पोस्ट एनालिसिस में प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब यह है कि प्रोग्राम आपने किसी ना किसी पर्टिकुलर मशीन में इंप्लीमेंट कर लिया है, और वो प्रोग्राम जब बन के रेडी हो गया तो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा, उससे कुछ ना कुछ क्या आ रहा होगा, आउटपुट आ रहा होगा। और वो जो आउटपुट आ रहा है वो आपने जो एल्गोरिथम डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे आपने देखा होगा एल्गोरिथम जब हम डिजाइन कर रहे थे तो एल्गोरिथम में एक पॉइंट था फिजिबिलिटी, याद है, फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी में क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि जो हमने सोचा है, जो हमने एक्चुअल आउटपुट सोचा है वो एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो मतलब यह है कि जब आपने एक बार प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम मिलने के बाद आपको कुछ आउटपुट आ गया, उस आउटपुट को आपको कंपेयर करना है आपके प्रोग्राम के आउटपुट से। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब पोस्ट एनालिसिस इज डन, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई। सो किसी भी एल्गो का दो तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, क्या, पोस्ट प्री एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस, ठीक है। नाउ हाउ टू मेजर अ एल्गोरिथम या हाउ टू डिफाइन एन एल्गोरिथम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये क्या है, हाउ टू मेजर
एल्गोरिदम और डिफाइन अ एल्गो। किसी एल्गो को अगर डिफाइन करना हो या मेजर करना हो तो क्या तरीका होगा? देखो, किसी भी एल्गोरिदम को अगर आप डिफाइन करते हो, ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए देखो, आपको ये बात तो पता है कि एल्गोरिदम हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकें। एल्गोरिदम बना के बैठे हैं और प्रोग्राम नहीं बना पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई एल्गोरिदम डिजाइन करना चाहते हो, डिजाइन हो गई है, तो उस एल्गोरिदम की आप पोस्ट एनालिसिस करोगे, प्री एनालिसिस करोगे। यहां पर जब भी मैं बात करता हूं मेजरमेंट की, एल्गोरिदम के मेजरमेंट की, तो एल्गोरिदम के मेजरमेंट का मतलब है हम ये चेक करना चाहते हैं हाउ एफिशिएंट योर एल्गोरिदम इज। कहने का मतलब है क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ एल्गोरिदम? द मेजर ऑफ एल्गोरिदम, द मेजर ऑफ algorithm defines how efficient your algorithm is। पॉइंट समझे? मेजर ऑफ एल्गोरिदम क्या बताता है कि आपने जो एल्गोरिदम लिखी है, जिस एल्गोरिदम की मदद से आप प्रोग्राम बनाने वाले हो, जैसे आपकी एल्गो है, इस एल्गो को आप यूज करके कोई ना कोई प्रोग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे? कोई ना कोई प्रोग्राम बनाओगे। अब ये जो आपने प्रोग्राम बनाया, अब हो सकता है इस प्रोग्राम के बनाने के आपने मल्टीपल एल्गोरिदम लिख रखे हो, एल्गो 1, एल्गो 2, एल्गो 3, मल्टीपल एल्गो लिख रखा है आपने, एल्गो 1, समझ रहे हो कि नहीं? मल्टीपल, ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम का जो आउटपुट आपको चाहिए था उसको कराने के आपने 50 तरीके बना रखे हैं। अब पॉइंट ये है कि इन एल्गोरिदम्स का आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट का मतलब ये है इन सारे के सारे एल्गोरिदम्स में जो एल्गोरिदम सबसे बेस्ट एफिशिएंट होगी वो एल्गोरिदम सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कहलाएगी, करेक्ट। और इस एल्गोरिदम को हम मेजर करते हैं, यानी एफिशिएंसी इनकी कैसे कैलकुलेट की जाती है? दो चीजों से। फर्स्ट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लिसिटी and another is called space complexity। वाह, आपने सुने होंगे ये टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम कॉम्प्लिसिटी एंड स्पेस कॉम्प्लिसिटी। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लिसिटी? टाइम कॉम्प्लिसिटी देखो, अगर ध्यान से समझो तो टाइम कॉम्प्लिसिटी क्या बता रहा है? टाइम कॉम्प्लिसिटी बता रहा है कि एक्चुअल में जब आपका प्रोग्राम रन करेगा, रन करते करते जो आउटपुट आएगा, पूरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाने में कितना टाइम लगा, व्हाट इज द एक्चुअल एग्जीक्यूशन डिफाइंड बाय टाइम कॉम्प्लिसिटी। समझ रहे हो? कहने का मतलब आपको कोई प्रोग्राम बनाया आपने और उस प्रोग्राम का आउटपुट लेने के लिए अगर आपको 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइम कॉम्प्लिसिटी। नाउ व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लिसिटी? स्पेस कॉम्प्लिसिटी मींस आपने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाते समय उसको मान लो 5 GB की मेमोरी लग गई। वाह, 5 GB की मेमोरी लग गई, मतलब सोचो आपके लैपटॉप में स्पेस है 50 GB और आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो 25 GB का प्रोग्राम है। क्या लगता है? क्या लगता है ये प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम होगा? नो, इट इज अ वर्स्ट प्रोग्राम। इट इज द वर्स्ट प्रोग्राम। इसका मतलब इसकी स्पेस कॉम्प्लिसिटी ज्यादा है। तो स्पेस कॉम्प्लिसिटी देखता है क्या? मेमोरी ऑक्यूपाइड, ठीक, और टाइम कॉम्प्लिसिटी देखता है टाइम एग्जीक्यूशन। दैट्स इट। ओके, सो आई होप it is very clear how to measure the algorithms, how many ways we can measure the algorithms. So 2 are there, time complexity and space complexity. Okay, so thank you very much and आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए stay tuned with us and if you have any doubt please comment and we will try कि हम आपके सारे के सारे questions का जवाब दे सकें। And please do subscribe to the channel for more videos. Visit TechPile Technology. Thank you.